हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। समंदर के उस तूफानी मिशन के बाद जैसे पूरी दुनिया कुछ देर के लिए थम गई थी। कार्गो शिप पर हुई लड़ाई, गोलियों की आवाज, रिया का घायल होना, नेटवर्क का कोलैप्स, ये सब अभी भी आर्यन के दिमाग में बार बार घूम रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठकर जब वो रिया को अपनी बाहों में पकड़े हुए अस्पताल की तरफ जा रहा था, तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि पैसा, ताकत, नाम, इन सब का कोई मतलब नहीं अगर सामने वाला इंसान जिंदा ना हो। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जैसे ही स्ट्रेचर अंदर पहुंचा, डॉक्टर्स और नर्सेस तुरंत दौड़ पड़े। मशीन्स लगने लगी, इंजेक्शंस दिए गए, ब्लड सैंपल्स लिए गए और आर्यन बाहर कॉरिडोर में खड़ा बस सब देखता रहा, बेबस, थका हुआ, डरा हुआ। रिया की आंखें आधी बंद थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ सूखे थे और कंधे पर लगी गोली से खून अब भी रिस रहा था। जाते जाते उसने बस इतना कहा था, डरो मत। और वही दो शब्द आर्यन के दिल में गूंज रहे थे, डरो मत। लेकिन वो कैसे न डरता। वो कॉरिडोर की ठंडी दीवार से टिककर खड़ा हो गया। पहली बार उसे लगा कि शायद वो सब कुछ खो सकता है। वो हर लड़ाई जीत सकता है, हर दुश्मन को हरा सकता है, लेकिन अगर रिया चली गई तो सब बेकार हो जाएगा। मीरा, विक्रम और नॉकटर्न भी थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंच गए। तीनों के चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। मीरा ने बताया कि शिप का पूरा डेटा सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो चुका है और इंटरनेशनल एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। नेटवर्क पूरी तरह टूट चुका है, कम से कम अभी के लिए। लेकिन उस वक्त आर्यन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी दुनिया उस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पीछे अटकी हुई थी। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हर मिनट एक साल जैसा लग रहा था। रिया की मां को भी खबर दे दी गई थी। वो रोती हुई हॉस्पिटल पहुंची और आर्यन को देखकर टूट गई। आर्यन ने उनके पैर छूकर कहा कि अगर रिया को कुछ हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन रिया की मां ने उसका सिर पकड़कर कहा कि ये सब उसकी गलती नहीं है, ये किस्मत की परीक्षा है। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी। खिड़की से गिरती बूंदें जैसे आंसू बनकर बह रही थी। आर्यन वही बैठा था, हाथ में रिया की अंगूठी जो उसने सर्जरी से पहले निकालकर उसे दी थी। वापस आना, मैं इंतजार कर रहा हूं, वो मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसी वक्त हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में एक आदमी टीवी पर यह खबर देख रहा था, फेमस बिजनेसमैन आर्यन वर्मा's पार्टनर इंजर्ड इन सी ऑपरेशन। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, इमोशंस ऑलवेज द वीक पॉइंट। यही था वो असली मास्टरमाइंड, ऑपरेशन डोमिनियन का आर्किटेक्ट। वो अब भी आजाद था और खेल खत्म नहीं हुआ था। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने मास्क हटाया और कहा, बुलेट निकाल दी गई है, इंटरनल डैमेज नहीं हुआ, शी इज आउट ऑफ डेंजर। आर्यन वही बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार डर के नहीं, राहत के। मीरा ने उसका कंधा थपथपाया। नॉकटर्न ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया।
रिया बच गई थी। कुछ देर बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आर्यन ग्लास वॉल के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। मशीन्स की बीप बीप, ऑक्सीजन मास्क, बैंडेजेस, लेकिन वो जिंदा थी, सांस ले रही थी, और यही सबसे बड़ी जीत थी। आर्यन ने धीरे से कहा, अब मैं और नहीं भागूंगा, अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा जिसने ये सब कराया। उसी रात मीरा को एक एनक्रिप्टेड फाइल मिली। सेंडर अननोन, सब्जेक्ट राउंड 2। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, सेविंग हर वॉज इजी, सेविंग योर एम्पायर वोंट बी। और नीचे एक नई योजना का नाम, प्रोजेक्ट ब्लैक क्राउन। मीरा ने वो फाइल आर्यन को दिखाई। आर्यन की आंखों में फिर वही आग लौट आई। तो अगला खेल शुरू हो चुका है। हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर आर्यन कुर्सी पर बैठा हुआ लगातार ग्लास वॉल के अंदर देख रहा था। मशीन्स की बीप बीप, नर्सेस का आना जाना, और बीच में बेहोश पड़ी रिया। सब कुछ किसी धीमी चलती फिल्म जैसा लग रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर वो एक पल के लिए भी नजर हटाएगा तो कहीं कुछ गलत न हो जाए, जैसे उसकी नजर ही रिया की सुरक्षा कर रही हो। रात कब सुबह में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। खिड़की से आती हल्की धूप कॉरिडोर में फैल चुकी थी, लेकिन उसके लिए समय वही रुक गया था। हाथ में पकड़ी कॉफी कब की ठंडी हो चुकी थी और आंखें लाल हो चुकी थी। फिर भी वो उठकर कहीं नहीं गया। मीरा कई बार उसे आराम करने के लिए कह चुकी थी, लेकिन वो हर बार मना कर देता। उसे लगता था कि अगर वो यहां से गया तो शायद खुद को माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब रिया को गोली लगी थी तब वो उसके सामने था। फिर भी उसे बचा नहीं पाया। दोपहर के करीब डॉक्टर ने बताया कि रिया की हालत स्टेबल है और अगर सब ठीक रहा तो 2 दिन में उसे आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। ये सुनकर आर्यन को पहली बार ठीक से सांस आई, जैसे किसी ने उसके सीने से पत्थर हटा दिया हो। रिया की मां भी रोज की तरह सुबह जल्दी आ गई। वो धीरे धीरे आईसीयू के बाहर आकर बैठ गई और आर्यन के साथ प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा कि भगवान ने इस बार बड़ी कृपा की है, लेकिन ये भी एक वार्निंग है कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। उसी वक्त विक्रम न्यूज रिपोर्ट्स लेकर आया। इंटरनेशनल एजेंसीज कार्गो शिप ऑपरेशन को लेकर अलग अलग बयान दे रही थी। कुछ लोग आर्यन को हीरो बता रहे थे, तो कुछ इलीगल ऑपरेशन का आरोप लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही थी। सपोर्ट भी था, हेट भी। आर्यन ने सब पढ़ा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अब उसे पब्लिक इमेज से ज्यादा रिया की परवाह थी। उसके लिए दुनिया वही खत्म हो जाती अगर रिया को कुछ हो जाता। दूसरी तरफ मीरा उस मिस्टेरियस फाइल पर काम कर रही थी, प्रोजेक्ट ब्लैक क्राउन। उसने कई एनक्रिप्टेड लेयर्स खोल ली थी, लेकिन मेन कंटेंट अब भी लॉक था। जो थोड़ा बहुत डेटा मिला उससे साफ लग रहा था कि यह प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स, पॉलिटिकल लॉबिंग और मीडिया मैनिपुलेशन से जुड़ा है। मतलब दुश्मन अब फिजिकल अटैक से हटकर सिस्टम पर वार करने वाला है। नॉक्टर ने वार्निंग दी कि वर्मा ग्रुप के कुछ पार्टनर्स सस्पिशियस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अचानक मीटिंग्स कैंसिल हो रही थी, डॉक्यूमेंट्स डिले हो रहे थे और कॉन्फिडेंशियल इन्फो लीक होने लगी थी। ये सब किसी अंदरूनी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। शाम को आर्यन को थोड़ी देर के लिए आईसीयू के अंदर जाने की इजाजत मिली। वो धीरे धीरे रिया के पास गया। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन सांस नॉर्मल थी। उसने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं यहां हूं, तुम अकेली नहीं हो। रिया ने हल्की सी उंगली हिलाई, जैसे उसकी मौजूदगी महसूस कर रही हो। उस पल आर्यन का दिल भर आया। उसे लगा जैसे सारी लड़ाइयों का मतलब सिर्फ यही पल था। उसी रात जब सब कुछ शांत था, हॉस्पिटल के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। अंदर बैठा आदमी बाइनोक्यूलर से आईसीयू की खिड़की की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में टैबलेट था। स्क्रीन पर लिखा था फेज 1 इमोशनल डैमेज कंप्लीट। वो हल्का सा मुस्कुराया, नाउ फेज 2, और गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई।
हॉस्पिटल की उस शांत सुबह में अचानक हलचल मच गई जब आईसीयू के मॉनिटर पर रिया की हार्ट रेट थोड़ी तेज होने लगी। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, मेडिसिन एडजस्ट की गई और कुछ ही मिनटों में खबर बाहर पहुंच गई कि रिया धीरे धीरे होश में आ रही है। ये सुनते ही आर्यन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वो दौड़कर आईसीयू के बाहर आकर खड़ा हो गया, जैसे कोई बच्चा एग्जाम रिजल्ट के बाहर खड़ा हो। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे अंदर जाने की इजाजत दी। आर्यन ने मास्क पहना, ग्लव्स लगाए और बहुत धीरे धीरे रिया के पास पहुंचा। उसके कदम इतने हल्के थे जैसे जरा सी आवाज से वो फिर बेहोश न हो जाए। रिया की पलकों में हल्की सी हरकत थी, होंठ सूखे थे और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थी। आर्यन ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, रिया। पहली बार कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने फिर कोशिश की, मैं हूं आर्यन। इस बार रिया की उंगलियां थोड़ी हिली। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। रोशनी उसे चुभ रही थी, इसलिए वो तुरंत फिर से झपक गई। उसने कंफ्यूज सी आवाज में पूछा, मैं कहां हूं? आर्यन का गला भर आया, हॉस्पिटल में, तुम सेफ हो। रिया ने याद करने की कोशिश की। समंदर, गोली, दर्द, अंधेरा और फिर कुछ नहीं। हम जीत गए, उसने बहुत कमजोर आवाज में पूछा। आर्यन मुस्कुराया, जबकि आंखें नम थी। हां, और तुम भी, रिया ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा हुआ। डॉक्टर ने अंदर आकर उसकी कंडीशन चेक की और बताया कि अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे स्ट्रेस नहीं देना है, ज्यादा बात नहीं करनी है, कंप्लीट रेस्ट चाहिए। आर्यन ने वादा किया कि वो पूरा ध्यान रखेगा। दोपहर होते होते रिया को आईसीयू से सेमी प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब मशीन्स कम थी, माहौल थोड़ा नॉर्मल था और खिड़की से बाहर पेड़ दिखाई दे रहे थे। रिया ने पहली बार बाहर की दुनिया को देखा और मन ही मन शुक्रिया अदा किया कि वो अब भी यहां है। मीरा और विक्रम मिलने आए। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन संभल कर बात कर रहे थे ताकि रिया थक न जाए। मीरा ने मजाक में कहा कि उसने पूरे नेटवर्क को गिराने के बाद भी आराम नहीं लिया। अब उसकी बारी है और रिया को भी थोड़ा आराम करना चाहिए। रिया हंस पड़ी, हल्की सी लेकिन सच्ची। विक्रम ने धीरे से बताया कि मीडिया में अभी भी हलचल है और वर्मा ग्रुप पर प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ पावरफुल लोग चाहते हैं कि आर्यन पीछे हट जाए, केस को दबा दे, कॉम्प्रोमाइज कर ले। रिया ने यह सुनकर आर्यन की तरफ देखा। तुम पीछे नहीं हटोगे? आर्यन ने सिर हिलाया, कभी नहीं। शाम को जब सब चले गए तो कमरे में बस दोनों रह गए। बाहर सूरज ढल रहा था, ऑरेंज रोशनी दीवारों पर फैल रही थी और माहौल शांत था। रिया ने अचानक कहा, मुझे उस रात कुछ अजीब लगा था। आर्यन चौंक गया, क्या? रिया ने धीरे धीरे बताया कि जब वो सर्वर रूम में खड़ी थी, गोली लगने से कुछ सेकंड पहले उसने शूटर के पीछे एक और आदमी को देखा था जो सब ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कमांडर जिसने हाथ से सिग्नल दिया। और तभी गोली चली। वो सिर्फ गार्ड नहीं था, कोई और था। आर्यन गंभीर हो गया, तुम उसका चेहरा देख पाई? रिया ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत ठंडी थी। यह सुनकर आर्यन को अननोन कंट्रोलर की याद आ गई। उसका शक और गहरा हो गया। उसी रात मीरा ने भी कंफर्मेशन भेजी कि प्रोजेक्ट ब्लैक क्राउन का पहला फाइनेंशियल अटैक शुरू हो चुका है। कुछ मेजर स्टॉक्स क्रैश होने लगे हैं और मीडिया नैरेटिव धीरे धीरे वर्मा ग्रुप के खिलाफ जा रहा है। मतलब लड़ाई अब नए मैदान में आ चुकी थी। रिया ने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं है। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया, अब ये सच और झूठ की लड़ाई है। खिड़की के बाहर अंधेरा गहराने लगा और साथ ही एक नई साजिश भी। रिया के होश में आने के बाद हॉस्पिटल का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन आर्यन के मन का बोझ अब भी कम नहीं हुआ था। बाहर से देखने पर लग रहा था कि सब ठीक हो रहा है। डॉक्टर्स संतुष्ट हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं,
नर्सेस मुस्कुराकर बात कर रही है, लेकिन आर्यन जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि दुश्मन ने अपना तरीका बदल लिया था। अब वो सीधे हमला नहीं करेगा, वो धीरे धीरे अंदर से तोड़ेगा। रिया अब सेमी प्राइवेट रूम में थी। उसके कंधे पर बैंडेज था, हाथ में ड्रिप लगी थी और शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौटने लगी थी। वो खिड़की से बाहर देखती रहती, कभी आसमान, कभी पेड़, कभी सड़क पर चलते लोग, और सोचती कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। उस दोपहर आर्यन उसके पास बैठा था और लैपटॉप पर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स देख रहा था। अचानक रिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्यन। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। हाँ, मुझे कुछ और याद आया। उसके चेहरे पर चिंता फैल गई। क्या? रिया ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचने की कोशिश की, फिर बोली कि जब वो घायल होकर गिर रही थी तब उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास कुछ कहा था, बहुत हल्की आवाज में, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गेम इज फार फ्रॉम ओवर। ये शब्द उसने साफ साफ सुने थे। आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यही लाइन उस मिस्टीरियस कंट्रोलर के मैसेजेस में भी थी। मतलब वो आदमी वहां मौजूद था, इतना पास, और फिर भी बच निकला। रिया ने कहा कि वो उस आवाज को भूल नहीं पा रही। वो बहुत शांत थी, बिना गुस्से के, बिना घबराहट के, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो। मीरा जब शाम को मिलने आई तो आर्यन ने तुरंत उसे ये बात बताई। मीरा ने सीरियस होकर कहा कि इसका मतलब यह है कि कंट्रोलर सिर्फ ऑपरेशंस प्लान नहीं करता, वो खुद ग्राउंड पर भी उतरता है, और यही उसे और खतरनाक बनाता है। विक्रम ने भी बाद में बताया कि कुछ पावरफुल इन्वेस्टर्स अचानक वर्मा ग्रुप से दूरी बनाने लगे हैं। मीटिंग्स कैंसिल हो रही थी, लोन अप्रूवल्स रुक रहे थे और रेगुलेटरी नोटिसेस आने लगे थे। सब कुछ बहुत कोऑर्डिनेटेड लग रहा था, जैसे कोई इनविजिबल हाथ सब चला रहा हो। रिया ये सब सुनकर परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि उसकी वजह से आर्यन की जिंदगी फिर मुश्किल में फंस रही है। उसने एक रात उससे कहा कि शायद वो कुछ समय के लिए दूर चली जाए ताकि दुश्मन को लेवरेज न मिले। आर्यन ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसे दूर भेजकर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, बल्कि पास रखकर ही प्रोटेक्ट कर पाएगा। और सबसे जरूरी बात, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं है, डर से भी है, अनसर्टेनिटी से भी है, और एक दूसरे को खोने के ख्याल से भी। कुछ दिन बाद रिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्ट रेस्ट और लिमिटेड एक्टिविटी की सलाह दी थी। मैंशन में उसके लिए स्पेशल मेडिकल सेटअप किया गया। नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सिक्योरिटी, सब कुछ अरेंज किया गया। लेकिन रिया को फिर भी वो फ्रीडम याद आ रही थी जो कभी उसके पास थी। पहली रात जब वो वापस अपने कमरे में सोई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा चल रही थी, पर्दे हिल रहे थे, और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक उसे लगा कि बालकनी की तरफ कोई हलचल हुई है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से उठी और दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसी वक्त बालकनी के ग्लास पर कुछ चमका। एक छोटा सा रेड लेजर डीओटी सीधे उसके तकिए पर। रिया सन्न रह गई। उसने डर के मारे आवाज भी नहीं निकाली। कुछ सेकंड बाद वो डीओटी गायब हो गया और विंडो पर एक छोटा सा सिंबल उभरा, ब्लैक क्राउन का निशान। नीचे लिखा था, वेलकम होम। रिया कांपने लगी। ये वार्निंग नहीं थी, ये मैसेज था कि दुश्मन अब बहुत पास है। बालकनी पर दिखे उस लाल लेजर डीओटी और ब्लैक क्राउन के निशान के बाद वर्मा मैंशन की रात जैसे अचानक ठंडी पड़ गई थी। रिया पूरी तरह कांप रही थी। कुछ सेकंड तक वो वही खड़ी रही, सांस लेना भी भूल गई, जैसे शरीर ने खुद को फ्रीज कर लिया हो। फिर अचानक उसे आर्यन की याद आई और वो बिना सोचे उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। आर्यन उस वक्त फाइल्स देख रहा था।
दरवाजा अचानक खुला और रिया को घबराई हालत में देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ था, आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। उसने बस इतना कहा, वो यहां था। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने रिया को कुर्सी पर बैठाया, पानी दिया और धीरे धीरे पूरी बात सुनी। लेजर डीओटी, सिंबल, मैसेज, सब कुछ। सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ आ गया कि दुश्मन अब खुलेआम साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है। ये सीधी चेतावनी थी कि वो घर के अंदर तक पहुंच सकता है। उसने तुरंत नॉकटर्न और सिक्योरिटी हेड को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में मैंशन अलर्ट मोड में चला गया। गार्ड्स की संख्या दोगुनी कर दी गई। रूफटॉप स्निपर्स तैनात हुए, ड्रोन पेट्रोल शुरू हुई और हर कॉर्नर पर मोशन सेंसर्स एक्टिवेट हो गए। लेकिन इस सब के बावजूद आर्यन को अंदर से चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो आदमी इतना अंदर घुस सकता है वो फिर भी कोई रास्ता ढूंढ लेगा। मीरा भी उसी रात पहुंची। उसने बालकनी एरिया को स्कैन किया और बताया कि लेजर संभवतः नियर बाय बिल्डिंग या ट्री लाइन से आया था। लॉन्ग रेंज इक्विपमेंट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब अटैकर ने बहुत पहले से इस जगह को सर्वे किया हुआ था। रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में ब्लैंकेट था जिसे वो कसकर पकड़े हुए थी, जैसे वो उसे सुरक्षा दे रहा हो। वो बार बार सोच रही थी कि अगर उस वक्त गोली चल जाती, अगर निशाना सच में होता तो क्या होता। ये ख्याल ही उसे अंदर से तोड़ रहा था। आर्यन उसके पास जाकर बैठ गया और कहा कि वो अब कहीं भी अकेली नहीं जाएगी। चाहे घर में हो या बाहर, कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहेगा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर अब भी था। अगली सुबह मैंशन में हाई लेवल मीटिंग हुई। वॉर रूम में सब जमा थे, मीरा, विक्रम, नॉकटर्न, लीगल एडवाइजर्स, साइबर एक्सपर्ट्स, सब। स्क्रीन्स पर ब्लैक क्राउन सिंबल जूम करके दिखाया गया। मीरा ने बताया कि यह सिंबल एक पुराने सीक्रेट कंसोर्टियम से जुड़ा है, जो सालों से पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन करता रहा है और कभी सामने नहीं आया। विक्रम ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में वर्मा ग्रुप के खिलाफ अचानक नेगेटिव कैंपेन्स बढ़े हैं। फेक न्यूज, पेड एनालिस्ट्स, मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स, सब कोऑर्डिनेटेड लग रहा है। मतलब प्रोजेक्ट ब्लैक क्राउन अब ऑफिशियली एक्टिवेट हो चुका है। नॉक्टर ने बताया कि सिटी के कई सीसीटीवी सिस्टम्स मिस्टीरियसली डाउन हो गए हैं, खासकर मैंशन के आसपास वाले एरियाज में। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रेपरेशन है। आर्यन ने सबकी बातें सुनकर गंभीर आवाज में कहा कि अब डिफेंसिव रहना काफी नहीं है। अगर वो बस गार्ड बढ़ाते रहेंगे तो दुश्मन हमेशा एक कदम आगे रहेगा। उन्हें सोर्स तक पहुंचना होगा, चाहे कितना भी डीप क्यों न हो। रिया ने भी हिम्मत करके कहा कि वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेगी, सिर्फ प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट बनकर नहीं रहेगी। वो पब्लिक इवेंट्स, एनजीओ विजिट्स और मीडिया इंटरैक्शंस खुद हैंडल करेगी, ताकि दुश्मन को यह महसूस हो कि वो डरकर छुप नहीं रही। मीरा ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि ये रिस्की होगा। रिया मुस्कुराई, जिंदगी वैसे भी रिस्की है। शाम होते होते न्यूज ब्रेक हुई कि वर्मा ग्रुप के खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की ऑफिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट एजेंसीज डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी, अकाउंट्स फ्रीज होने की बात चल रही थी और मार्केट में पैनिक फैलने लगा था। आर्यन ने टीवी बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था, यह सिर्फ शुरुआत है, असली हमला अब आने वाला है और इस बार वो सीधे उसके एम्पायर पर होगा। गवर्नमेंट इंक्वायरी की खबर फैलते ही वर्मा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में अफरात फरी मच गई। सुबह से ही लॉयर्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स का आना जाना लगा हुआ था। हर कोई अलग अलग राय दे रहा था। कोई सेटलमेंट की बात कर रहा था, कोई कॉम्प्रोमाइज का सुझाव दे रहा था और कोई मीडिया से दूरी बनाने को कह रहा था। लेकिन किसी के पास साफ जवाब नहीं था कि यह हमला अचानक कहां से आया। आर्यन अपने कैबिन में बैठा था। सामने डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा था। लैपटॉप पर लगातार मेल्स आ रहे थे और फोन रुक रुक कर बज रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी।
लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी, हार न मानने की। मीरा उसके पास बैठी अकाउंट्स और रिपोर्ट्स क्रॉस चेक कर रही थी। उसने बताया कि जो इरेगुलरिटीज दिखाई जा रही है उनमें से ज्यादातर मैनिपुलेटेड डेटा पर आधारित है। पुराने ट्रांजैक्शंस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, फेक शेल कंपनीज जोड़ दी गई है और कुछ सिग्नेचर्स फोर्ज्ड किए गए हैं। मतलब ये पूरी तरह प्लान्ड फाइनेंशियल अटैक है। विक्रम ने कहा कि कुछ बोर्ड मेंबर्स सस्पिशियस तरीके से क्वाइट हो गए हैं। जो पहले खुलकर सपोर्ट करते थे अब फोन तक नहीं उठा रहे, जैसे उन्हें भी किसी का डर हो या किसी ने उन्हें खरीद लिया हो। नॉक्टर ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रखी। उसने बताया कि पिछले हफ्ते सिटी के बाहर कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मीडिया ऑनर्स की, और उन मीटिंग्स में वर्मा ग्रुप को लायबिलिटी बताया गया है। मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि आर्यन को साइडलाइन कर दिया जाए। रिया ये सब सुनकर अंदर से बेचैन हो गई। उसे लग रहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ गन्स और सर्वर्स की नहीं रही, ये अब इन्फ्लुएंस और रेप्यूटेशन की लड़ाई बन चुकी है, जहां सच्चाई से ज्यादा परसेप्शन मायने रखता है। उसने आर्यन से कहा कि शायद उन्हें खुद सामने आकर सब एक्सप्लेन करना चाहिए, मीडिया के जरिए, पब्लिक के सामने, ताकि लोग सच जान सकें। मीरा ने कॉशन दी कि अभी मीडिया हॉस्टाइल है। गलत सवाल, एडिटेड क्लिप्स, ट्विस्टेड हेडलाइंस सब इस्तेमाल होंगे। ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा कि वो भागेगा नहीं। अगर दुनिया सवाल कर रही है तो वो जवाब भी देगा, लेकिन अपने तरीके से, बिना झुके। उसी दिन शाम को अचानक वर्मा ग्रुप का एक मेजर ओवरसीज अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। करोड़ों की रकम अटक गई, प्रोजेक्ट्स रुकने लगे, एम्प्लॉइज में पैनिक फैल गया। कई लोग डर के मारे रिजाइन करने की सोचने लगे। आर्यन ने इमरजेंसी टाउन हॉल मीटिंग बुलाई। हजारों एम्प्लॉइज ऑनलाइन जुड़े। उसने सीधे दिल से बात की, बिना स्क्रिप्ट के, बिना पॉलिटिक्स के। उसने कहा कि कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन वो किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा। सैलरीज और जॉब्स सुरक्षित रहेंगी और वो आखिरी दम तक सच के साथ खड़ा रहेगा। उसकी ये बात एम्प्लॉइज के दिल को छू गई। सोशल मीडिया पर स्पीच वायरल हो गई। लोग फिर से उसके सपोर्ट में बोलने लगे, लेकिन दुश्मन भी चुप नहीं बैठा। उसी रात एक मेजर न्यूज चैनल ने एक्सक्लूसिव एक्सपोज चला दिया। प्राइम टाइम पर वर्मा ग्रुप को बिगेस्ट कॉर्पोरेट स्कैम बताया गया। पुराने क्लिप्स काट छांट कर दिखाए गए, हाफ ट्रूथ्स को फैक्ट्स बना दिया गया। रिया टीवी देखकर कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने उनकी पूरी जिंदगी को तमाशा बना दिया हो। आर्यन ने टीवी बंद कर दिया, लेकिन आवाज दिमाग में गूंजती रही, बिलियनेयर अंडर स्कैनर, एम्पायर बिल्ट ऑन लाइज। मीरा ने तभी अलर्ट दिया कि सोशल मीडिया बॉट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। लाखों फेक अकाउंट्स नेगेटिव ट्रेंड चला रहे हैं। बॉयकॉट वर्मा ट्रेंड करने लगा। रिया ने गहरी सांस ली। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, उसने कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और इसलिए हम और मजबूत बनेंगे। उसी वक्त मीरा के सिस्टम पर एक हिडन पॉपअप आया, एनक्रिप्टेड, ब्लैक क्राउन लोगो, मैसेज, फेज 2, रेप्यूटेशन कोलैप्स, 40% कंप्लीट। मीरा ने सबको दिखाया। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब साफ था, यह सिर्फ हमला नहीं, ये पूरी जिंदगी को गिराने की साजिश थी। न्यूज चैनल की उस रात की रिपोर्ट के बाद जैसे पूरे देश में वर्मा ग्रुप के खिलाफ माहौल बन गया था। सुबह उठते ही अखबारों के पहले पन्ने पर बड़े बड़े हेडलाइंस छपे थे, कॉर्पोरेट स्कैम, हिडन डील्स, हु इज आर्यन वर्मा, और नीचे छोटे अक्षरों में सवालों की लंबी लिस्ट। किसी ने जवाब नहीं दिया था, बस शक बो दिया गया था। वर्मा मैंशन में सुबह का माहौल भारी था। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा था, लेकिन किसी को भूख नहीं थी। सब अपने अपने फोन में न्यूज स्क्रॉल कर रहे थे, कमेंट्स पढ़ रहे थे, मेम्स देख रहे थे, और हर लाइन के साथ दिल और भारी होता जा रहा था। रिया चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर गार्ड्स की संख्या पहले से दोगुनी हो चुकी थी।
मीडिया वहां सड़क पर खड़ी थी और पैपराजी कैमरास लेकर गेट के बाहर जमा थे। उसे लग रहा था जैसे उनका घर अब घर नहीं, कोई खुली जेल बन गया हो। आर्यन ने कॉफी का कप उठाया, लेकिन एक घूंट भी नहीं लिया। उसने कहा कि सबसे दर्दनाक बात यह नहीं है कि दुश्मन हमला कर रहा है, सबसे दर्दनाक यह है कि कुछ अपने लोग भी शक करने लगे हैं। विक्रम ने बताया कि कुछ पुराने इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट लेटर वापस ले लिए हैं, कुछ क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पर डाल दिए हैं, यहां तक कि कुछ एनजीओज ने भी टेम्परेरली फंडिंग रोक दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका नाम भी स्कैंडल से न जुड़ जाए। रिया ये सुनकर उदास हो गई। जिन लोगों के लिए उसने दिन रात मेहनत की, आज वही डरकर पीछे हट रहे थे। मीरा ने सबको वॉर रूम में बुलाया। उसने एक बड़ा व्हाइट बोर्ड लगाया और उस पर सारे अटैक्स मैप करने लगी। मीडिया, फाइनेंस, लीगल, सोशल, पॉलिटिक्स, सब इंटरकनेक्टेड थे, एक परफेक्ट स्टॉर्म। उसने बताया कि ये सिर्फ बदनाम करने का अभियान नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड रेपुटेशन वॉरफेयर है जो मिलिट्री टैक्टिक्स से इंस्पायर्ड है और इसके पीछे कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड माइंड है। नॉक्टर्न ने भी अपनी फील्ड रिपोर्ट्स जोड़ी। उसने बताया कि कुछ जर्नलिस्ट्स को एनोनिमस सोर्सेज से फेक फाइल्स मिली हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, एडिटेड रिकॉर्डिंग्स, डीप फेक वीडियोस, सब प्लान तरीके से सर्कुलेट किए जा रहे हैं। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा कि अगर वो रिएक्ट करते रहे तो हारेंगे। उन्हें प्रोएक्टिव होना होगा, उन्हें सोर्स ढूंढना होगा, वो मास्टर सर्वर, वो कमांड सेंटर जहां से ये सब ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। मीरा ने बताया कि उसे कुछ सस्पिशियस डेटा पैकेट्स मिले हैं जो बार बार एक ही सैटेलाइट रिले से गुजरते हैं, सेंट्रल एशिया रीजन से रिमोट माउंटेन्स के बीच, जहां नॉर्मली सिविलियन ट्रैफिक नहीं होता। Somebody is hiding in plain sight। उसने कहा। विक्रम ने सुझाव दिया कि उन्हें इंटरनेशनल साइबर टास्क फोर्स की मदद लेनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब होगा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और ऑटोनॉमी लॉस। आर्यन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा कि अगर सच्चाई सामने लाने के लिए उसे पावर शेयर करनी पड़े तो वो तैयार है, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी रेप्यूटेशन की बात नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि उसे उस पर भरोसा है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो जानती है कि वो गलत नहीं है। उस पल आर्यन की आंखें नम हो गई। इतने शोर के बीच किसी का बिना सवाल किए भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत थी। शाम को मीरा ने एक ब्रेक थ्रू हासिल किया। उसने पाया कि कई फेक मीडिया फाइल्स एक एन्क्रिप्टेड क्लाउड नोड से ओरिजिनेट हो रही है, जो बार बार अपना लोकेशन बदलता है, लेकिन हर बार एक ही यूनिक एन्क्रिप्शन की इस्तेमाल करता है। ये की पहले शैडो नेटवर्क में भी इस्तेमाल हुई थी। मतलब मास्टरमाइंड वही पुराना दुश्मन या उससे जुड़ा कोई। नॉक्टर्न ने तुरंत प्लानिंग शुरू कर दी। अगर वो क्लाउड नोड कैप्चर कर लेते हैं तो पूरा प्रोपेगेंडा नेटवर्क गिर सकता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत था, क्योंकि वो नोड किसी हॉस्टाइल टेरिटरी में हो सकता था। रिया ने पहली बार कहा कि वो भी साथ जाएगी पब्लिक फेसिंग मिशन के लिए, ताकि लोगों को दिखे कि वो डरकर छुप नहीं रही। आर्यन ने पहले मना किया, फिर उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि उसे रोकना बेकार है। बाहर आसमान में बादल फिर से घिरने लगे थे, हवा तेज होने लगी थी और वर्मा मैंशन में एक नई काउंटर अटैक की नींव रखी जा रही थी। वॉरू में उस रात देर तक लाइटें जलती रही। स्क्रीन्स पर लगातार मैप्स, कोड्स, सैटेलाइट पाथ्स और डेटा स्ट्रीम्स बदलते जा रहे थे। मीरा और उसकी साइबर टीम बिना रुके काम कर रही थी। कॉफी के कप खाली होते जा रहे थे, आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन किसी को आराम करने का मन नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर आज चूक गए तो कल सब खत्म हो सकता है। मीरा ने आखिरकार कंफर्म किया कि एन्क्रिप्टेड क्लाउड नोड एक मोबाइल सैटेलाइट हब से ऑपरेट हो रहा है, जो हर 48 घंटे में लोकेशन बदलता है। फिलहाल उसका सिग्नल सेंट्रल एशिया के एक रिमोट माउंटेनस रीजन से आ रहा था, जहां मोबाइल नेटवर्क्स नहीं, सर्वेलेंस बहुत कम और एक्सेस बेहद मुश्किल था। नो कोइंसिडेंस,
उसने कहा, परफेक्ट हाइडिंग प्लेस। नॉकटर्न ने मैप पर उस इलाके को जूम किया। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, संकरी घाटियां, अबैंडन्ड मिलिट्री बेसेस और कुछ सीक्रेट एयर स्ट्रिप्स, ये सब किसी थ्रिलर मूवी का सीन लग रहा था। लेकिन ये उनकी असली लड़ाई का मैदान बनने वाला था। विक्रम ने बताया कि वहां तक लीगल तरीके से पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। डिप्लोमैटिक परमिशंस, इंटेलिजेंस क्लियरेंस, मिलिट्री कोऑपरेशन, सब चाहिए होगा और इसमें वक्त लगेगा, जो उनके पास नहीं है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि ये लड़ाई अब लोकल नहीं रही, ये इंटरनेशनल चेस गेम बन चुकी है, जहां हर मूव सोच समझकर चलना होगा। रिया चुपचाप सब सुन रही थी। फिर उसने कहा कि अगर वो वहां जाएंगे तो पब्लिक नैरेटिव भी बदल सकता है। लोग देखेंगे कि वो सच में सोर्स तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, भाग नहीं रहे। मीरा ने उसकी बात से सहमति जताई। उसने बताया कि अगर वो क्लाउड नोड से रॉ डेटा निकाल ले, ओरिजिनल फाइल्स, टाइम स्टैम्प्स, आईपी लॉग्स, पेमेंट रिकॉर्ड्स, तो सारे फेक कैंपेन्स एक्सपोज हो सकते हैं एक ही झटके में। नॉकटर्न ने फील्ड प्लान बनाया। लिमिटेड टीम, मिनिमल फुटप्रिंट, कवर ट्रैवल, लोकल गाइड्स, सैटेलाइट ब्लैकआउट विंडो, मतलब पूरी तरह स्टेल्थ मिशन। उसने साफ कहा कि यह सबसे डेंजरस ऑपरेशन होगा अब तक का, और इसमें कोई गारंटी नहीं। आर्यन ने बिना हिचक कहा कि वो जाएगा। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास। मैं भी, उसने कहा। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम श्योर हो? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब भागने का टाइम नहीं। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। साथ चलेंगे, साथ लौटेंगे। उसी रात गवर्नमेंट एजेंसी से डिस्क्रीट संपर्क किया गया। कुछ ट्रस्टेड ऑफिशियल्स ने अनऑफिशियल सपोर्ट देने का वादा किया। सैटेलाइट एक्सेस, इमरजेंसी एक्सट्रैक्शन, डिप्लोमैटिक कवर, लेकिन सब अनडिटेक्टेबल था। ऑफिशियली कोई नहीं जुड़ा था। अगले दिन से प्रेपरेशंस शुरू हो गई। कोल्ड वेदर गियर, एनक्रिप्टेड डिवाइसेस, पोर्टेबल सर्वर्स, मेडिकल किट्स, फेक आइडेंटिटीज, ट्रैवल राउट्स, सब प्लान किया गया। हर डिटेल पर ध्यान दिया गया। रिया ने फिजियोथेरेपी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिर से तेज कर दी। गोली के घाव से उबरना आसान नहीं था, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। आर्यन भी खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार करने लगा। सुबह रनिंग, कॉम्बैट ड्रिल्स, स्ट्रैटेजी सेशंस, मेडिटेशन, सब कुछ, क्योंकि उसे पता था कि इस बार दुश्मन सिर्फ दिमाग से नहीं, हालात से भी लड़ाएगा। डिपार्चर से एक रात पहले दोनों टेरेस पर बैठे थे। ऊपर तारों भरा आसमान था, नीचे शहर की हल्की रोशनी और बीच में सन्नाटा। रिया ने धीरे से कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो पछतावे में नहीं जीना चाहती। उसने जो जिंदगी जी उसे पूरी तरह जिया। आर्यन ने उसका माथा छूकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दोनों लौटेंगे और ये कहानी खुद लिखेंगे। दूर कहीं माउंटेन बेस के अंदर एक डार्क रूम में स्क्रीन्स जल रही थी। मैप पर ब्लिंकिंग डीओटी मुंबई से दूर हट रहा था। कंट्रोलर ने देखा और मुस्कुराया। कमिंग टू मी, गुड। उसने नया कमांड दिया। फेज 3 ग्लोबल ट्रैप। और पहाड़ों में बर्फीली हवा और तेज हो गई, क्योंकि अगला अध्याय और भी ठंडा और भी खतरनाक होने वाला था। डिपार्चर वाले दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। अभी आसमान में हल्की सी नीली रोशनी भी ठीक से नहीं फैली थी जब वर्मा मैंशन के बाहर काली एसयूवीज की लाइन लग चुकी थी। कोल्ड वेदर गियर में लिपटी टीम, सील्ड इक्विपमेंट केसेस, सैटेलाइट किट्स और मेडिकल पैक्स, सब कुछ केयरफुली लोड किया जा रहा था। माहौल में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। कोई ज्यादा बातें नहीं कर रहा था, जैसे हर कोई मन ही मन आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। रिया मोटा जैकेट पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके कंधे पर अब भी हल्का सा पेन था, लेकिन चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी। उसने मिरर में खुद को देखा और खुद से कहा
कि वो सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड नहीं, एक फाइटर है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। आर्यन बाहर खड़ा पेपर वर्क चेक कर रहा था। जैसे ही उसने रिया को देखा, उसके चेहरे पर हल्की राहत आई। उसने उसके ग्लव्स ठीक किए और पूछा कि उसे ठंड तो नहीं लग रही। रिया मुस्कुराई और बोली कि डर ज्यादा ठंडा है, मौसम तो फिर भी सहन हो जाएगा। मीरा आखिरी बार लैपटॉप्स और एन्क्रिप्टेड ड्राइव्स वेरीफाई कर रही थी। उसने बताया कि सैटेलाइट ब्लैकआउट विंडो सिर्फ 3 घंटे का है। उसी दौरान उन्हें क्लाउड नोड तक पहुंचना होगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा और वापस निकलना होगा, वरना पकड़े जाने का रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा। नॉक्टर ने टैक्टिकल ब्रीफिंग दी। उसने बताया कि पहाड़ी इलाके में वेदर अचानक बदल सकता है। स्नो स्टॉर्म्स, एवलेंचेस, वाइट आउट्स, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर मूवमेंट सोच समझ कर करना होगा। कॉन्वॉय एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में शहर धीरे धीरे पीछे छूटता गया। ऊंची इमारतें, ट्रैफिक, शोर, सब कुछ फेड होता गया और उसकी जगह खुला आसमान और शांत सड़कें आती गई। प्राइवेट जेट में बैठते ही सबने सीट बेल्ट्स बांध लिए। अंदर कैबिन में हल्की रोशनी थी। बाहर क्लाउड्स के ऊपर उड़ते हुए आर्यन खिड़की से नीचे देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ शहर नहीं छोड़ रहा, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी से भी दूर जा रहा है। रिया उसके पास बैठी थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ नहीं बोले, शब्दों की जरूरत नहीं थी, भरोसा काफी था। फ्लाइट कई घंटों बाद एक रिमोट एयरस्ट्रिप पर उतरा। चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। हवा में बर्फ के कण उड़ रहे थे और तापमान 0 से काफी नीचे था। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा अंदर घुस आई और सबको झटका लगा। लोकल गाइड्स उनका इंतजार कर रहे थे। मोटे कोट्स, स्नो बूट्स और कवर्ड फेसेस। उनकी आंखों में पहाड़ों की सख्ती साफ झलक रही थी। उन्होंने ब्रोकन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज मिक्स में समझाया कि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। नैरो पासेस, हिडन क्रेविसेस, सडन स्टॉर्म्स। टीम ने स्नो व्हीकल्स और स्लेड्स पर सामान लोड किया। धीरे धीरे कॉन्वॉय पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ सफेद दुनिया, दूर तक फैली बर्फ, नीला आसमान और बीच में छोटी सी लाइन में चलती गाड़ियां, जैसे किसी पोस्ट कार्ड का सीन। लेकिन यह खूबसूरती धोखा थी। यहां एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। रिया को चलने में शुरुआत में परेशानी हो रही थी। स्लिपरी सरफेस पर पैर फिसल जाते, सांस फूल जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आर्यन हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखता कि वो ठीक है या नहीं। दोपहर तक मौसम बदलने लगा। हवा तेज होने लगी, बादल नीचे उतर आए और विजिबिलिटी कम होने लगी। गाइड्स ने बताया कि ये अर्ली स्टॉर्म का संकेत है। उन्हें जल्दी शेल्टर तक पहुंचना होगा। नॉक्टर ने पेस बढ़ाने का आदेश दिया। स्नोमोबाइल्स तेज चलने लगी, लेकिन उसी वक्त मीरा के उपकरणों पर सिग्नल फ्लक्चुएट होने लगा। सैटेलाइट लिंक कमजोर पड़ रहा था। ब्लैकआउट विंडो शुरू होने में अभी भी वक्त था। मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली थी। दूर कहीं पहाड़ों के बीच बने हिडन बेस में कंट्रोलर स्क्रीन्स देख रहा था। ब्लिंकिंग डॉट्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो मुस्कुराया, वेलकम टू माई वर्ल्ड। और बाहर हवा और तेज हो गई, जैसे आने वाले तूफान की वार्निंग दे रही हो। जैसे जैसे कॉन्वॉय पहाड़ों के अंदर गहराई तक बढ़ रहा था, मौसम और ज्यादा बेरहम होता जा रहा था। हवा अब तेज सीटी की तरह बजने लगी थी। बर्फ के कण चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रहे थे और सामने कुछ मीटर से ज्यादा दिखाई देना मुश्किल हो गया था। स्नोमोबाइल्स की आवाज भी इस शोर में दबने लगी थी, जैसे प्रकृति खुद उन्हें चुनौती दे रही हो। गाइड्स बार बार हाथ के इशारों से डायरेक्शन बदल रहे थे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी अचानक रुककर रास्ता चेक करते, क्योंकि नीचे कई जगह हिडन क्रेविसेस थी जिनमें गिरना मतलब सीधा मौत। कोई दूसरा मौका नहीं। रिया अब काफी थक चुकी थी। मोटे कपड़ों के बावजूद ठंड उसके शरीर में उतर चुकी थी।
सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पैर भारी लग रहे थे और कंधे का पुराना जख्म भी दर्द करने लगा था। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरा मिशन स्लो हो जाए। आर्यन ने उसकी हालत महसूस कर ली। वो उसके पास आया और धीरे से पूछा कि वो ठीक है या नहीं। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में छुपी थकान छुप नहीं पाई। नॉक्टर्न ने रेडियो पर अलर्ट किया कि स्टॉर्म तेजी से बढ़ रहा है। अगर वो अगले 40 मिनट में शेल्टर तक नहीं पहुंचे तो वाइट आउट कंडीशन बन जाएगी, जिसमें रास्ता पूरी तरह गायब हो जाता है। मीरा अपने डिवाइसेस पर लगातार काम कर रही थी। सैटेलाइट सिग्नल्स अब और कमजोर हो रहे थे। उसने बताया कि ब्लैकआउट विंडो जल्दी शुरू हो सकती है, मतलब दुश्मन शायद जानबूझकर एनवायरनमेंट मैनिपुलेट कर रहा है। सिग्नल जैमर्स, वेदर इंटरफेरेंस, कुछ भी संभव है। कॉन्वॉय एक नैरो माउंटेन पास में घुस गया। दोनों तरफ ऊंची बर्फीली दीवारें थी। ऊपर से बर्फ गिरने का खतरा था और नीचे गहरी खाई। ये रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना। अचानक आगे चल रही एक स्नोमोबाइल फिसल गई। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा, गाड़ी किनारे की तरफ झुकी। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गाइड ने तुरंत रस्सी फेंकी और दूसरे लोगों ने मिलकर उसे खींच लिया। बाल बाल बचाव हुआ। रिया ये देखकर कांप गई। अगर वो गिर जाता, उसने मन ही मन सोचा। आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं। कुछ देर बाद विजिबिलिटी और कम हो गई। चारों तरफ सफेद धुंध, आसमान और जमीन का फर्क मिटने लगा। दिशा पहचानना मुश्किल हो गया। ये क्लासिक वाइट आउट था। गाइड्स ने कॉन्वॉय को रोक दिया। टू डेंजरस, उन्होंने कहा। नॉक्टर्न ने तुरंत डिसीजन लिया कि उन्हें टेम्पररी शेल्टर में रुकना होगा, वरना सब खतरे में पड़ जाएंगे। पास ही एक पुराना माउंटेन हट था। शायद किसी समय क्लाइंबर्स या सोल्जर्स ने इस्तेमाल किया था। लकड़ी का बना हुआ, आधा बर्फ में दबा, लेकिन अभी भी खड़ा था। सब लोग जल्दी जल्दी अंदर घुस गए। अंदर ठंड थी, लेकिन बाहर से बेहतर। स्मॉल हीटर जलाया गया, वेट ग्लोव्स सुखाए गए। सब थके हुए बैठ गए। रिया अब चुपचाप एक कोने में बैठ गई थी। उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी और सिर हल्का घूम रहा था, लेकिन वो अब भी मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी। आर्यन उसके पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर गर्म करने लगा। थोड़ा आराम कर लो, उसने कहा। रिया ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। बस थोड़ी देर। मीरा ने बताया कि स्टॉर्म के कारण नेक्स्ट 1 आवर तक मूवमेंट इम्पॉसिबल है। उन्हें यही वेट करना होगा और ब्लैकआउट विंडो भी शायद इसी दौरान शुरू होगी। मतलब टाइमिंग बिगड़ रही थी। सबके मन में चिंता थी। अगर देर हो गई तो मिशन फेल हो सकता है। उसी वक्त नॉक्टर्न के रेडियो पर हल्की सी स्टैटिक के बीच एक आवाज आई, यू आर लेट। सब चौंक गए। ये एक्सटर्नल सिग्नल नहीं था, ये डायरेक्ट इंट्रूजन था। कंट्रोलर उन्हें सुन रहा था और शायद देख भी रहा था। बाहर तूफान और तेज हो गया और अंदर खेल और गहरा। जैसे जैसे कॉन्वॉय पहाड़ों के अंदर गहराई तक बढ़ रहा था, मौसम और ज्यादा बेरहम होता जा रहा था। हवा अब तेज सीटी की तरह बजने लगी थी। बर्फ के कण चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रहे थे और सामने कुछ मीटर से ज्यादा दिखाई देना मुश्किल हो गया था। स्नोमोबाइल्स की आवाज भी इस शोर में दबने लगी थी, जैसे प्रकृति खुद उन्हें चुनौती दे रही हो। गाइड्स बार बार हाथ के इशारों से डायरेक्शन बदल रहे थे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी अचानक रुककर रास्ता चेक करते, क्योंकि नीचे कई जगह हिडन क्रेविसेस थी जिनमें गिरना मतलब सीधा मौत। कोई दूसरा मौका नहीं। रिया अब काफी थक चुकी थी। मोटे कपड़ों के बावजूद ठंड उसके शरीर में उतर चुकी थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पैर भारी लग रहे थे और कंधे का पुराना जख्म भी दर्द करने लगा था। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरा मिशन स्लो हो जाए।
आर्यन ने उसकी हालत महसूस कर ली। वो उसके पास आया और धीरे से पूछा कि वो ठीक है या नहीं। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में छुपी थकान छुप नहीं पाई। नॉक्टर्न ने रेडियो पर अलर्ट किया कि स्टॉर्म तेजी से बढ़ रहा है। अगर वो अगले 40 मिनट में शेल्टर तक नहीं पहुंचे तो वाइट आउट कंडीशन बन जाएगी, जिसमें रास्ता पूरी तरह गायब हो जाता है। मीरा अपने डिवाइसेस पर लगातार काम कर रही थी। सैटेलाइट सिग्नल्स अब और कमजोर हो रहे थे। उसने बताया कि ब्लैकआउट विंडो जल्दी शुरू हो सकती है, मतलब दुश्मन शायद जानबूझकर एनवायरनमेंट मैनिपुलेट कर रहा है। सिग्नल जैमर्स, वेदर इंटरफेरेंस, कुछ भी संभव है। कॉन्वॉय एक नैरो माउंटेन पास में घुस गया। दोनों तरफ ऊंची बर्फीली दीवारें थी। ऊपर से बर्फ गिरने का खतरा था और नीचे गहरी खाई। ये रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना। अचानक आगे चल रही एक स्नोमोबाइल फिसल गई। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा। गाड़ी किनारे की तरफ झुकी। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गाइड ने तुरंत रस्सी फेंकी और दूसरे लोगों ने मिलकर उसे खींच लिया। बाल बाल बचाव हुआ। रिया ये देखकर कांप गई। अगर वो गिर जाता, उसने मन ही मन सोचा। आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं। कुछ देर बाद विजिबिलिटी और कम हो गई। चारों तरफ सफेद धुंध। आसमान और जमीन का फर्क मिटने लगा। दिशा पहचानना मुश्किल हो गया। ये क्लासिक वाइट आउट था। गाइड्स ने कॉन्वॉय को रोक दिया। टू डेंजरस, उन्होंने कहा। नॉक्टर्न ने तुरंत डिसीजन लिया कि उन्हें टेम्पररी शेल्टर में रुकना होगा, वरना सब खतरे में पड़ जाएंगे। पास ही एक पुराना माउंटेन हट था। शायद किसी समय क्लाइंबर्स या सोल्जर्स ने इस्तेमाल किया था। लकड़ी का बना हुआ, आधा बर्फ में दबा, लेकिन अभी भी खड़ा था। सब लोग जल्दी जल्दी अंदर घुस गए। अंदर ठंड थी, लेकिन बाहर से बेहतर। स्मॉल हीटर जलाया गया। वेट ग्लोव्स सुखाए गए। सब थके हुए बैठ गए। रिया अब चुपचाप एक कोने में बैठ गई थी। उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी और सिर हल्का घूम रहा था, लेकिन वो अब भी मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी। आर्यन उसके पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर गर्म करने लगा। थोड़ा आराम कर लो, उसने कहा। रिया ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। बस थोड़ी देर। मीरा ने बताया कि स्टॉर्म के कारण नेक्स्ट 1 आवर तक मूवमेंट इम्पॉसिबल है। उन्हें यही वेट करना होगा और ब्लैकआउट विंडो भी शायद इसी दौरान शुरू होगी। मतलब टाइमिंग बिगड़ रही थी। सबके मन में चिंता थी। अगर देर हो गई तो मिशन फेल हो सकता है। उसी वक्त नॉक्टर्न के रेडियो पर हल्की सी स्टैटिक के बीच एक आवाज आई, यू आर लेट। सब चौंक गए। ये एक्सटर्नल सिग्नल नहीं था, ये डायरेक्ट इंट्रूजन था। कंट्रोलर उन्हें सुन रहा था और शायद देख भी रहा था। बाहर तूफान और तेज हो गया और अंदर खेल और गहरा। माउंटेन हट के अंदर अचानक छा गई उस आवाज ने सबको जैसे सुन कर दिया था। यू आर लेट। ये शब्द अभी भी हवा में गूंज रहे थे, जैसे कोई अदृश्य इंसान उनकी हर सांस सुन रहा हो, हर हरकत देख रहा हो। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। बाहर तूफान की आवाज लकड़ी की दीवारों से टकराकर अंदर तक आ रही थी। खिड़कियां कांप रही थी। छत पर बर्फ गिरने की आवाज हो रही थी और अंदर बैठे लोग महसूस कर रहे थे कि वो सिर्फ पहाड़ों में नहीं, किसी के दिमाग के जाल में भी फंस चुके हैं। मीरा सबसे पहले संभली। उसने तुरंत डिवाइसेस चेक किए, फ्रीक्वेंसी स्कैन की, सिग्नल पाथ ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं मिला, जैसे वो आवाज किसी खाली हवा से आई हो। नॉक्टर्न ने हथियार संभाल लिया। उसका इंस्टिंक्ट बता रहा था कि खतरा सिर्फ डिजिटल नहीं, फिजिकल भी हो सकता है। कहीं आसपास स्नाइपर, ड्रोन या हिडन कैमरा हो सकता है। रिया का दिल तेज धड़क रहा था। उसे फिर से वो लेजर डीओटी याद आ गया। वही फीलिंग कि कोई उसे दूर से देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही। आर्यन ने उसकी हथेली दबाई। हम यहां हैं,
एक साथ। उसी वक्त रेडियो पर फिर आवाज आई, स्टॉर्म इज माई फ्रेंड, टाइम इज माई वेपन। अब सबको यकीन हो गया कि ये वही मास्टरमाइंड है, प्रोजेक्ट ब्लैक क्राउन का क्रिएटर, जो इस पूरे खेल को रिमोटली चला रहा है। मीरा ने धीरे से कहा कि ये वॉइस मॉर्फिंग और सैटेलाइट रिले का कॉम्बो है, मतलब लोकेशन पिन पॉइंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो कहीं भी हो सकता है और कहीं नहीं भी। कंट्रोलर हंसा, ट्राइंग टू फाइंड मी? क्यूट। उसने अचानक हट की एक दीवार पर लगे छोटे प्रोजेक्टर को एक्टिवेट कर दिया। दीवार पर एक इमेज उभरी, वर्मा ग्रुप हेडक्वार्टर्स, लाइव फीड, एम्प्लॉइज कंफ्यूज्ड, पुलिस प्रेजेंस, सील्ड फ्लोर्स। आर्यन चौंक गया, ये अभी हो रहा है? कंट्रोलर की आवाज आई, यस, फेज 3, इकोनॉमिक सफोकेशन। उसने बताया कि उसने मल्टीपल रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, फेक विसल ब्लोअर्स और प्लांटेड एविडेंस के जरिए अथॉरिटीज को एक्टिवेट कर दिया है। कंपनी के अकाउंट्स, सर्वर्स और डॉक्यूमेंट्स सीज किए जा रहे हैं। मतलब जब तक आर्यन पहाड़ों में फंसा है, उसका एम्पायर नीचे टूट रहा है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो तुम्हें तोड़ना चाहता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ मिशन नहीं, साइकोलॉजिकल वॉर है। उसे डिस्ट्रैक्ट करना, कंफ्यूज करना, इमोशनली कमजोर करना। कंट्रोलर ने आगे कहा कि अगर आर्यन अभी मिशन छोड़कर वापस चला जाए तो वो अटैक्स रोक सकता है। चूज हर सेफ्टी और योर एम्पायर। ये वही पुराना खेल था, इमोशन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिया ने तुरंत कहा कि वो वापस चलने को तैयार है। उसके लिए एम्पायर से ज्यादा आर्यन की जान मायने रखती है। लेकिन आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं अब भाग गया तो वो हमेशा हम पर राज करेगा। मीरा ने बताया कि स्टॉर्म थोड़ी देर में कमजोर पड़ सकता है। अगर वो सर्वाइव कर गए तो ब्लैकआउट विंडो फिर ओपन हो सकती है। नॉक्टर ने कहा कि उनके पास लिमिटेड फ्यूल और सप्लाईज है। ज्यादा देर यही रुकना भी डेंजरस है। आर्यन ने सबकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस फैसला था। हम आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। कंट्रोलर की हंसी गूंजी, गुड, लेट्स सी हाउ फार करेज गोज। बाहर हवा थोड़ी कम होने लगी, लेकिन अंदर तूफान अब भी चल रहा था। और ये लड़ाई अब दिल और दिमाग दोनों की थी। माउंटेन हट के अंदर लिया गया वो फैसला अब वापस नहीं लिया जा सकता था। हम आगे बढ़ेंगे। आर्यन के ये शब्द सिर्फ आवाज नहीं थे, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कमिटमेंट थे। उस पल उसे पता था कि वो सिर्फ अपने एम्पायर के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान और अपने प्यार के लिए लड़ रहा है। बाहर तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। हवा की गति कम हो रही थी, बर्फ गिरने की रफ्तार धीमी पड़ रही थी और आसमान में हल्की सी सफेदी की जगह नीला रंग झलकने लगा था। गाइड्स ने बाहर झांककर बताया कि अगले 40-50 मिनट में रास्ता खुल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर नया स्टॉर्म आ सकता है। मतलब ये उनका इकलौता मौका था। नॉक्टर ने तुरंत टीम को मूव आउट के लिए तैयार किया। स्नोमोबाइल्स फिर से स्टार्ट की गई, रोप्स और सेफ्टी लाइंस चेक की गई, जीपीएस डिवाइसेस रिकैलिब्रेट किए गए और इमरजेंसी बीकॉन्स रीसेट किए गए। हर किसी की चाल में अब तेजी थी, लेकिन घबराहट नहीं, क्योंकि सब जान चुके थे कि डरने का वक्त खत्म हो चुका है। रिया ने अपने ग्लव्स ठीक किए और गहरी सांस ली। उसके अंदर अब डर से ज्यादा गुस्सा था, उस आदमी के खिलाफ जिसने उसकी जिंदगी को बार बार खतरे में डाला, जिसने आर्यन को मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश की और जिसने इंसानियत को सिर्फ एक टूल बना लिया था। कॉन्वॉय फिर से चल पड़ा। स्नोमोबाइल्स बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ सफेद पहाड़, नीचे गहरी खाइया, ऊपर घूमते बादल और बीच में छोटी सी टीम, जैसे किसी विशाल कैनवस पर बनी पतली सी लाइन। रास्ता अब और खतरनाक हो गया था। कई जगह बर्फ पतली थी, नीचे खाली स्पेस, स्नो ब्रिजेस जो कभी भी टूट सकते थे। गाइड्स हर कदम पर जमीन चेक कर रहे थे, पोल से बर्फ को ठोक कर देखते,
फिर आगे बढ़ते एक जगह अचानक एक लाउड क्रैक की आवाज आई। बर्फ टूटने लगी। सब रुक गए। नॉक्टर्न ने तुरंत रस्सी फेंकी और सबको सेफ्टी लाइन से जोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद जमीन फिर स्टेबल हो गई। सबकी सांस अटकी हुई थी। रिया का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। रुकना नहीं, उसने मन में कहा। थोड़ी देर बाद दूर उन्हें एक रॉकी रिज दिखाई दिया, जिसके पीछे हिडन बेस होने की संभावना थी। वही जगह जहां क्लाउड नोड और कंट्रोल सिस्टम्स लगे होने चाहिए थे। मीरा ने कंफर्म किया कि सिग्नल्स अब स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। वी आर क्लोज, उसने कहा, लेकिन उसी वक्त उनके स्कैनर्स ने मूवमेंट डिटेक्ट की। ह्यूमन मूवमेंट, मल्टीपल सिग्नेचर्स, दे नॉट अलोन। नॉक्टर्न ने चेतावनी दी, मतलब दुश्मन ने पहले से गार्ड्स तैनात कर रखे थे। कॉन्वॉय ने स्पीड कम कर दी और स्टेल्थ मोड में मूव करना शुरू किया। इंजन्स की आवाज मिनिमाइज की गई, लाइट्स बंद कर दी गई और कम्युनिकेशन हैंड सिग्नल्स पर आ गया। सब लोग धीरे धीरे रिज के पास पहुंचे। नीचे एक नैरो वैली थी और उसके बीच में कंक्रीट स्ट्रक्चर, हाफ बेरीड इन स्नो, सैटेलाइट डिशेस, वेंटिलेशन शाफ्ट्स, पावर जनरेटर्स। यही था ब्लैक क्राउन का नर्व सेंटर। रिया ने दूरबीन से देखा। इतनी दूर छुपकर इतना बड़ा खेल। आर्यन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। आज खत्म करेंगे, नॉक्टर्न ने फाइनल प्लान बताया। टू टीम्स, डाइवर्जन एंड इन्फिल्ट्रेशन, लिमिटेड टाइम, साइलेंट टेक डाउन, नो अलार्म्स। मीरा ने बताया कि ब्लैकआउट विंडो अब सिर्फ 20 मिनट की है। या तो अब या कभी नहीं। सबने आखिरी बार एक दूसरे की तरफ देखा। कोई स्पीच नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस भरोसा। और फिर वे नीचे उतरने लगे, सीधे दुश्मन के दिल की तरफ, जहां असली फैसला होना था। रॉकी रिज से नीचे उतरते समय हर कदम जैसे मौत को छूकर आगे बढ़ रहा था। नीचे गहरी घाटी, चारों तरफ बर्फ से ढके पत्थर और बीच में फिसलन भरा रास्ता। जरा सी चूक और सीधा नीचे गिरना तय था। नॉक्टर्न सबसे आगे चल रहा था, हाथ में रोप लॉन्चर, पीछे पीछे आर्यन, फिर रिया और बाकी टीम। सब सेफ्टी लाइन से जुड़े हुए थे ताकि कोई फिसले तो बाकी उसे संभाल सके। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन तूफान थम चुका था। आसमान में हल्की सी धूप झलकने लगी थी, जो बर्फ पर चमक रही थी। इतनी खूबसूरत कि कुछ पल के लिए भूल जाओ कि नीचे मौत इंतजार कर रही है। बेस धीरे धीरे साफ दिखने लगा। कंक्रीट वॉल्स आधी बर्फ में दबी हुई थी। सैटेलाइट डिशेस घूम रही थी। वेंटिलेशन पाइप से भाप निकल रही थी और पेरिमीटर पर आर्म गार्ड्स पेट्रोल कर रहे थे। ये कोई अस्थायी हाइडआउट नहीं था, ये पूरी तरह प्लान्ड फोर्ट्रेस था। नॉक्टर्न ने हैंड सिग्नल दिया और टीम रुक गई। उसने बाइनोक्यूलर से गार्ड्स की मूवमेंट ऑब्जर्व की। कौन कितनी देर में घूमता है, कौन किस एंगल पर खड़ा होता है, कौन केयरलेस है। हर डिटेल उसके दिमाग में मैप हो रही थी। मीरा ने ईयरपीस पर बताया कि इंटरनल नेटवर्क एक्टिव है, लेकिन फायरवॉल अभी वीक मोड में है। ब्लैकआउट विंडो शुरू हो चुकी है। उनके पास सिर्फ 15 मिनट है। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। इतना कम वक्त, उसने सोचा। नॉक्टर्न ने प्लान एक्सप्लेन किया। टू पॉइंट एंट्री, एक वेंटिलेशन शाफ्ट से, दूसरी इमरजेंसी टनल से। दोनों टीम्स अंदर जाकर सेंट्रल सर्वर रूम पर मिलेंगी। अलार्म ट्रिगर होने से पहले सिस्टम वाइप करना होगा। रिया डाइवर्जन टीम में थी। यह सुनकर आर्यन को झटका लगा। तुम फ्रंट पर, उसने धीमे से कहा। रिया ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मुझ पर भरोसा करो। नॉक्टर्न ने वार्निंग दी कि डाइवर्जन सबसे रिस्की होगा। गार्ड्स का ध्यान खींचना, टाइम बाय करना और एस्केप पाथ बनाना, मतलब डेंजर का सबसे बड़ा हिस्सा। रिया ने बिना हेजिटेशन सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। टीम स्प्लिट हो गई। आर्यन, मीरा और 2 ऑपरेटर्स वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ बढ़े। रिया, नॉक्टर्न और बाकी डाइवर्जन पाथ की तरफ मुड़ गए। दोनों टीम्स के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी।
आर्यन बार बार पीछे मुड़कर रिया को देख रहा था जब तक वो नजर से ओझल नहीं हो गई। वेंटिलेशन शाफ्ट एक नैरो स्टील पाइप था जो पहाड़ के अंदर जाता था। अंदर घुप अंधेरा, ठंडी हवा और लगातार गूंजती आवाज, जैसे किसी सुरंग में घुस गए हों। आर्यन ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर रेंगना शुरू किया। मेटल ठंडा था, हाथ सुन्न हो रहे थे, सांस भारी लग रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उधर रिया की टीम बेस के दूसरी तरफ पहुंची। वहां गार्ड्स की संख्या ज्यादा थी। नॉक्टर्न ने सिग्नल दिया और डिस्ट्रैक्शन शुरू हुआ। फ्लैश ग्रेनेड, धमाका, धुआं, शाउट्स, इंट्रूडर्स, अलार्म्स बजने लगे। बेस में अफरातफरी मच गई। गार्ड्स इधर उधर भागने लगे। रिया और टीम शैडो में मूव करते हुए जनरेटर्स की तरफ बढ़े। प्लान के मुताबिक मेन पावर डिस्टर्ब करना था ताकि इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर पड़े। वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर आर्यन ने अलार्म की आवाज सुनी। उसका दिल बैठ गया। रिया, उसने मन में कहा। मीरा ने विस्पर किया, डाइवर्जन वर्किंग, वी आर इन। शाफ्ट के आखिर में लाइट दिखाई दी। एग्जिट हैच, सेंट्रल जोन, मिशन का असली मैदान अब सामने था। वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकलते ही आर्यन को एहसास हो गया कि वो किसी साधारण हाइडआउट में नहीं पहुंचा है। सामने एक लंबा कॉरिडोर था जिसकी दीवारों पर डल ग्रे पैनल्स लगे हुए थे। ऊपर डिम रेड लाइट्स जल रही थी और फ्लोर पर सॉफ्ट रबर मैट बिछी थी ताकि फुटस्टेप्स की आवाज न हो। हवा में हल्की सी गर्मी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की गंध थी। ये जगह पहाड़ के अंदर होने के बावजूद पूरी तरह मॉडर्न थी, जैसे किसी अंडरग्राउंड सिटी का हिस्सा। आर्यन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और इशारे से मीरा और बाकी ऑपरेटर्स को आगे बढ़ने को कहा। सब बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, सांस तक नियंत्रित, क्योंकि अलार्म भले डाइवर्जन साइड पर बज रहा हो, लेकिन यहां की शांति किसी भी पल टूट सकती थी। कॉरिडोर के आखिर में ग्लास वॉल्स के पीछे सर्वर्स की नीली रोशनी चमक रही थी। यही था ब्लैक क्राउन का डिजिटल दिल। मीरा ने लैपटॉप कनेक्ट किया और तुरंत काम में जुट गई। कोड्स की लाइंस स्क्रीन पर दौड़ने लगी, फायरवॉल्स ओपन होने लगे और एन्क्रिप्टेड लॉक्स एक एक करके गिरने लगे। उसने धीमी आवाज में बताया कि सर्वर आर्किटेक्चर बहुत डीप है। मल्टीपल बैकअप्स, मिरर नोड्स, मतलब अगर मेन सर्वर वाइप भी हो गया तो भी डेटा पूरी तरह खत्म नहीं होगा जब तक सोर्स कमांड न मिले। आर्यन ने पूछा कि सोर्स कमांड कहां से मिलेगा। मीरा ने स्क्रीन पर एक अलग लेयर दिखाते हुए बताया कि कंट्रोल सिर्फ यहीं से नहीं हो रहा, बल्कि किसी सेंट्रल कमांड रूम से, जहां मैनुअल ओवरराइड मौजूद है। यानी मास्टरमाइंड अभी भी यही कहीं मौजूद हो सकता है। उसी वक्त कॉरिडोर में अचानक फुटस्टेप्स की आवाज गूंजने लगी। दूर से गार्ड्स की आवाजें आ रही थी। रेडियो चटर तेज हो गया था और सिक्योरिटी डोर्स अपने आप लॉक होने लगे। डाइवर्जन काम कर रहा था, लेकिन गार्ड्स अब अंदर की तरफ भी आने लगे थे। टाइम तेजी से खत्म हो रहा था। मीरा ने जल्दी जल्दी डेटा एक्सट्रैक्शन शुरू किया। हार्ड ड्राइव स्पिन होने लगी। प्रोग्रेस बार बढ़ रहा था, लेकिन स्पीड उतनी नहीं थी जितनी चाहिए थी। उसने बताया कि उन्हें कम से कम 5 मिनट और चाहिए, वरना अधूरा डेटा मिलेगा। आर्यन ने बाहर की तरफ देखा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, रिया। उसे पता नहीं था कि डाइवर्जन साइड पर हालात कैसे हैं, लेकिन अलार्म्स और सिक्योरिटी मूवमेंट देखकर साफ था कि वहां भी खतरा बढ़ चुका है। उधर बेस के दूसरी तरफ रिया और नॉक्टर्न जनरेटर्स के पास पहुंच चुके थे। फ्लैश ग्रेनेड के बाद गार्ड्स अलर्ट हो चुके थे, लेकिन स्मोक और शैडोज का फायदा उठाकर टीम आगे बढ़ती रही। जनरेटर्स की भारी आवाज, वाइब्रेशन और गर्मी के बीच रिया ने केबल्स को ध्यान से देखा। यह कोई सिंपल पावर यूनिट नहीं था। रिडंडेंट सिस्टम्स लगे थे, बैकअप ऑन बैकअप। मतलब दुश्मन हर हाल में कंट्रोल बनाए रखना चाहता था। नॉक्टर्न ने इशारे से कहा कि मेन जनरेटर को उड़ाने से बेहतर है पावर डिस्टेबलाइज करना, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम्स ग्लिच करें, लेकिन पूरा बेस कोलैप्स न हो।
क्योंकि कोलैप्स का मतलब एवलांच और सबका दब जाना। रिया ने गहरी सांस ली और टूल्स निकाले। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। कंधे का जख्म फिर से दर्द कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग साफ था। उसने एक एक केबल केयरफुली डिस्कनेक्ट किया, टाइमिंग कैलकुलेट की और सेकेंडरी स्विच एक्टिवेट कर दिया। कुछ ही सेकंड में लाइट्स फ्लिकर करने लगी, डोर्स अटकने लगे और बेस के अंदर कंफ्यूजन फैल गया। उसी पल कॉरिडोर में आर्यन ने महसूस किया कि फ्लोर के नीचे वाइब्रेशन बदली है। लाइट्स कुछ पल के लिए ब्लिंक हुई और सिक्योरिटी ग्रिड वीक पड़ गई। मीरा ने तुरंत कहा कि यही मौका है। उसने मेन सर्वर के साथ साथ कमांड रिले तक एक्सेस पा लिया है। लेकिन तभी एक भारी स्टील डोर खुली और सामने से 2 आर्म गार्ड्स निकल आए। ऑपरेटर्स ने तुरंत उन्हें न्यूट्रलाइज किया, लेकिन गनशॉट की आवाज बेस के अंदर गूंज गई। अब स्टेल्थ खत्म हो चुका था। अलार्म्स और तेज हो गए। टाइम्स अप, मीरा ने कहा। 1 मिनट। आर्यन ने डिसीजन लिया। उसने ऑपरेटर्स को कहा कि वो डेटा सिक्योर करें और एग्जिट राउट की तैयारी करें। खुद वो कमांड रूम की तरफ बढ़ा, जहां से मैनुअल ओवरराइड ऑपरेट हो रहा था। कॉरिडोर अब मेज जैसा लग रहा था। हर टर्न पर लॉक डोर्स, फ्लैशिंग लाइट्स, वार्निंग अलार्म्स। उधर जनरेटर्स के पास गार्ड्स की संख्या बढ़ने लगी थी। नॉक्टर्न ने रिया को कवर में रखा और रिटर्न फायर शुरू किया। गोलियां कंक्रीट से टकरा रही थी, स्पार्क्स उड़ रहे थे और नॉइज से पूरा बेस गूंज रहा था। रिया ने महसूस किया कि डायवर्जन अब बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उसने रेडियो पर विस्पर्ड किया, आर्यन, हरी। आर्यन ने यह सुना और उसकी रफ्तार और तेज हो गई। बेस के भीतर और बाहर, दोनों जगह वक्त, जान और हिम्मत सब एक साथ खत्म हो रहे थे। और अभी सबसे खतरनाक सामना बाकी था। कमांड कॉरिडोर में भागते हुए आर्यन को लग रहा था जैसे पूरा बेस उसके खिलाफ खड़ा हो गया हो। हर कुछ सेकंड में कहीं न कहीं कोई डोर लॉक हो रहा था, कहीं अलार्म और तेज हो रहा था, और सीलिंग से लाल इमरजेंसी लाइट्स टिमटिमा रही थी। हवा में धुएं और गरम मेटल की गंध भर गई थी, और उसी के साथ उसके अंदर का डर और गुस्सा भी। उसके कान में मीरा की आवाज गूंज रही थी कि डेटा ट्रांसफर लगभग पूरा हो चुका है, बस आखिरी रिले शटडाउन करना बाकी है। अगर वो रिले बंद नहीं हुआ तो दुश्मन फिर से नेटवर्क रीबिल्ड कर सकता है और पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। आर्यन ने डायरेक्शन साइंस देखे और एक हैवी डोर के सामने आकर रुक गया। डोर पर लिखा था, सेंट्रल कमांड ऑथोराइज्ड ओनली। यही था वो कमरा जहां से प्रोजेक्ट ब्लैक क्राउन का दिल धड़क रहा था। उसने बिना देर किए एक्सेस पैनल को तोड़ा और अंदर घुस गया। कमरा किसी फ्यूचरिस्टिक लैब जैसा था। चारों तरफ कर्व्ड स्क्रीन्स, होलोग्राफिक मैप्स, सैटेलाइट फीड्स, फाइनेंशियल ग्राफ्स और सर्वेलेंस फुटेज चल रहे थे। बीच में एक बड़ी ग्लास टेबल थी जिस पर पूरे वर्ल्ड का डिजिटल मैप चमक रहा था, और उसके सामने खड़ा था वही आदमी, सादा ग्रे कोट, हल्की दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी ठंडक। वो पलटकर मुस्कुराया। सो यू मेड इट। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। तुम, आदमी ने कामली कहा कि उसका नाम कोई मायने नहीं रखता, लोग उसे बस क्राउन कहते हैं। वो सालों से शैडोज में रहकर गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और मीडिया को मैनिपुलेट करता आया है, और वर्मा ग्रुप उसके रास्ते में आ गया था। उसने बताया कि शैडो, ओमेगा, AIRA सब उसके छोटे टूल्स थे, एक्सपेरिमेंट्स, ताकि वो देख सके कि कौन सर्वाइव करता है, कौन टूटता है। आर्यन का खून खौल उठा। उसे समझ आ गया कि ये आदमी सिर्फ दुश्मन नहीं, एक साइकोपैथ है जिसे लोगों की जिंदगी से खेलने में मजा आता है। तुमने रिया को निशाना बनाया, आर्यन ने गुस्से से कहा। क्राउन ने कंधे उचकाए। इमोशंस मेक यू प्रेडिक्टेबल। उसने स्क्रीन पर मैंशन का लाइव फीड दिखाया, सिक्योरिटी मूवमेंट्स, राउट्स, स्केड्यूल्स, सब कुछ। मैं तुम्हें हमेशा से देख रहा हूं, उसने कहा।
उसी वक्त रेडियो पर नॉकटर्न की आवाज आई। जनरेटर साइड ओवररन हो रहा था, गार्ड्स बढ़ रहे थे और एमो कम हो रहा था। रिया भी भारी सांसों के बीच बोली कि वो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। आर्यन की आंखों में चिंता आ गई। क्राउन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यही उसकी खासियत है, एक तरफ बिजनेस, दूसरी तरफ प्यार और बीच में टूटता इंसान। उसने एक बटन दबाया, पूरा बेस शेक होने लगा। सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन्स पर चमक उठा, बेस टर्मिनेशन 7 मिनट। अगर मैं हारू, क्राउन बोला, तो सब खत्म। आर्यन चिल्लाया, ये पागलपन है। क्राउन शांत रहा। कंट्रोल इज एवरीथिंग। मीरा की आवाज आई कि वो रिमोट शटडाउन की कोशिश कर रही है, लेकिन सिस्टम मैनुअल ओवरराइड से लॉक्ड है। जब तक कमांड रूम से डिसेबल नहीं होगा, काउंटडाउन नहीं रुकेगा। मतलब आर्यन को ही करना था। क्राउन उसके सामने खड़ा था और पीछे टिक टिक करता मौत का टाइमर। आर्यन ने दांत भींचे। आज या तो तुम या मैं। बाहर रिया और नॉकटर्न अब भी लड़ रहे थे। अंदर दो दिमाग आमने सामने थे और वक्त तेजी से भाग रहा था। सेंट्रल कमांड रूम में अब हवा भी भारी लगने लगी थी। स्क्रीन्स पर चमकता हुआ काउंटडाउन हर सेकंड के साथ और डरावना होता जा रहा था। 06:45, 06:44, 06:43। हर बीप के साथ ऐसा लग रहा था जैसे दिल पर हथौड़ा पड़ रहा हो। बाहर बेस में अलार्म्स, गनफायर और शाउटिंग की आवाजें गूंज रही थी और अंदर आर्यन और क्राउन आमने सामने खड़े थे। दो इंसान, लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनिया। क्राउन बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न पछतावा, जैसे मौत भी उसके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। उसने आराम से ग्लास टेबल पर हाथ रखा और कहा कि असली ताकत वो होती है जो डर से ऊपर उठ जाए, और वो सालों से यही करता आया है। लोगों के डर को कंट्रोल करता है, उनकी कमजोरी को हथियार बनाता है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये आदमी सिर्फ दुश्मन नहीं, बीमारी है जिसे अगर आज नहीं रोका गया तो ये अनगिनत जिंदगियां बर्बाद कर देगा। तुम अकेले नहीं हो, आर्यन ने कहा। तुम्हारे जैसे बहुत लोग आए और सब गिरे। क्राउन मुस्कुराया, बिकॉज दे प्लेड फेयर। मैं फेयर नहीं खेलता। उसने रिमोट उठाया और काउंटडाउन तेज करने की कोशिश की। 05:30। मीरा की घबराई हुई आवाज ईयरपीस में आई कि ओवरराइड कोड मिल गया है, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए कमांड पैनल तक फिजिकल एक्सेस चाहिए और वो पैनल क्राउन के ठीक पीछे है। मतलब आर्यन को उसके पास जाना ही होगा। उसी पल कॉरिडोर से गोली चलने की आवाज आई। क्राउन के गार्ड्स अंदर घुसने लगे। नॉकटर्न की टीम भी दूसरी तरफ से घुस रही थी। बेस अब पूरी तरह बैटलफील्ड बन चुका था। क्राउन ने एक गन निकाली और आर्यन पर तान दी। एक कदम और तो खेल खत्म। आर्यन ने बिना डरे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, रिया का। उसकी मुस्कान, उसका भरोसा, उसकी आवाज, तुम लौट आओगे। ये शब्द गूंज रहे थे। क्राउन ने गोली चलाई। गोली आर्यन के बाजू को छूकर निकल गई। दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन वो रुका नहीं। वो झपटा। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। ग्लास टेबल टूट गई। स्क्रीन्स फ्लिकर करने लगी। वायर्स उखड़ गए। 05, 02। क्राउन मजबूत था, ट्रेन्ड, रूथलेस, लेकिन आर्यन के अंदर उस वक्त कुछ और ही ताकत थी। वो ताकत जो सिर्फ प्यार और जिम्मेदारी से आती है। एक झटके में उसने क्राउन को दीवार से दे मारा। गन फिसलकर दूर जा गिरी। क्राउन हंसा, खून बहते हुए भी। इंटरेस्टिंग। आर्यन ने पीछे देखा। कंट्रोल पैनल बस 2 कदम दूर। उसने दौड़ लगाई। क्राउन ने आखिरी कोशिश में उसका पैर पकड़ लिया। यू कांट विन। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ा लिया। पैनल पर हाथ रखा।
कोड डाला, एंटर, सिस्टम फ्रोज, 0431। फिर स्क्रीन बदली, सेल्फ डिस्ट्रक्ट अबॉर्टेड। पूरा बेस एक पल के लिए शांत हो गया। अलार्म्स बंद, लाइट्स नॉर्मल, साइलेंस। मीरा की खुशी से भरी आवाज आई। इट वर्कड। बाहर नॉकटर्न ने गार्ड्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। मिशन कंप्लीट। क्राउन जमीन पर बैठा हाफ रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। आर्यन उसके सामने खड़ा था। खेल खत्म, उसने कहा। कुछ देर बाद इंटरनेशनल फोर्सेस पहुंची। क्राउन को हथकड़ियों में ले जाया गया। हेलीकॉप्टर्स की आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। रिया भागती हुई अंदर आई। उसने आर्यन को जिंदा देखकर उसे कसकर गले लगा लिया। तुम लौट आए। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। हम दोनों। बाहर बर्फ गिरना बंद हो चुका था। आसमान साफ हो रहा था। सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ रही थी। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। लेकिन मीरा के लैपटॉप पर एक छोटा सा फाइल अपने आप डाउनलोड हो रहा था। नाम ब्लैक क्राउन, बैकअप नोड, और नीचे लिखा था चैप्टर 1 कंप्लीट। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खेल अब शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।